तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी फैक्ट में। आज इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने दो पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा, तो हमारे चैनल पर जाके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक, एनडीए और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा और बीटा कण की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे के 50 क्वेश्चन हम पीछे के दो पार्टों में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये 51 से शुरू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। तो पहली अवस्था तो ठोस कहलाती है, ठोस। दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस, और चौथी अवस्था जो है वो होती है प्लाज्मा अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण जो है वो फ्रेंड्स यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यौगिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन 12 हो जाएगा। यह जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान यह बताता है कि यह प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन के परमाणु भार से, मतलब 1/12 से कितना गुना भारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन 12 से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। ये होता है अंतिम कक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों पे होता है। किसी भी तत्व, जैसे ये तत्व हो गया सोडियम है, तो इसमें परमाणु मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो उसके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किसकी सहायता से की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अल्फा कण। आपने पढ़ा होगा कि नाभिक मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन जो किया था, एक सोने की पत्ती ली थी, उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी। इसमें कुछ कण दूर चले गए और कुछ बीच में जाकर के वापस आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर, अल्फा किरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो तत्व की जो रासायनिक प्रकृति जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर,
किस संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, मतलब किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान तो नहीं, परमाणु संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि रेडियो संक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की। रेडियो संक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की। तो रेडियो, इसका ऑप्शन नंबर हेनरी बेकरल। रेडियो संक्रियता की खोज जो है वो हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियो संक्रियता का गुण। रेडियो संक्रियता का गुण नाभिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेडियो संक्रियता अपने गुण किसके द्वारा दर्शाता है, तो वो नाभिक की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो संक्रियता की इकाई क्या है। तो रेडियो संक्रियता की इकाई जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्यूरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि रेडियो संक्रियता की इकाई जो होती है वो क्यूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। तो अल्फा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज जो है रॉल्टजन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि एक्स किरणों की खोज रॉल्टजन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर, रदरफोर्ड। अल्फा बीटा और गामा किरण की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। जब बीटा कण निकलता है तो एक छोटे से हीलियम का रूप लेकर निकलता है, जिससे तत्व का परमाणु भार कम हो जाता है और दूसरे उसके पीछे जो होता है उसके बराबर हो जाता है, उसके पीछे वाला एलिमेंट के बराबर हो जाता है। तो बीटा कण से निकलने से परमाणु द्रव्यमान कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो उसके समतुल्य दूसरा भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश किसमें होती है, तो बीटा कण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीटा कण जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बीटा कण जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और गामा किरण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, उदासीन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जिसमें एक बड़ा सा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है और बहुत सारी ऊर्जाएं रिलीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, जिसमें
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। यही प्रक्रिया हमारे सूरज में होती है, इसीलिए वो सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है सूर्य से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानों की कितनी संख्या है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। समस्थानिक कहते किन्हें हैं, हम एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। इनके नाम क्या होते हैं? 1H1 का होता है प्रोटियम, 1H2 का होता है ड्यूटेरियम और 1H3 का होता है ट्राइटियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो समस्थानिक सर्वाधिक अवस्था में पोलोनियम के पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाए जाते हैं इसके। कितने होते हैं पता है आपको? 27 समस्थानिक होते हैं इसके। याद रखने वाली बात है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो देखो, आयनिक बंध किन किन से बनते हैं? आवेशों से, आयन द्वारा बनते हैं। आयनिक बंध आयन द्वारा बनते हैं। तो देखो, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, तो ये तो +2 होता है और Cl -2 होता है, तो इसमें तो आवेश होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड देखो, NaCl होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। ठीक है, तो इसमें भी आयन होते हैं, इसके द्वारा भी नहीं होता है। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि मीथेन में आयनिक बंध नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो अवकरण कहलाती है, अवकरण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कहलाएगा, देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अवकरण या अपचयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, वो थोड़ा गलत हो गया था। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अवकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना उस टाइम, पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं और कितने होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, 27। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोलोनियम के 27 समस्थानिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है?
तो लोहे पर जो जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।